दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 27। इसमें हम वन, जीवोम और जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता भूगोल के साथ साथ सामान्य अध्ययन के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 27। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके नॉर्मन मायर्स, डी आर बाटिस, सी जे बैरो या डी कैस्ट्री। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, नॉर्मन मायर्स। दोस्तों जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था और उन्होंने 1988 में इस शब्द को दिया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द जो है इस बात को इंगित करता है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर जैव विविधता की सर्वाधिक बहुलता है लेकिन वो क्षेत्र सेंसिटिव यानी संवेदनशील भी हैं, ऐसे क्षेत्रों को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पशु, पशु और पौधे, पौधे और जीव। तो यहाँ पर सही उत्तर है दोस्तों जीवों के लिए, यानी जैव विविधता संरक्षण सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। जीवों के अंतर्गत सभी पादप जगत, पशु जगत, मानव और सूक्ष्म जीव को शामिल किया जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ये सभी जीवों के लिए, जिनमें पादप, पशु, पक्षी, मानव, सूक्ष्म जीव शामिल हैं, उनके संरक्षण से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपके वनों के प्रकार और मुख्य क्षेत्र आपको दिए गए हैं। उष्णकटिबंधी सदाबहार वन कांगो बेसिन सही सुमेलित है। कोड़धारी वन उत्तरी कनाडा यानी ठंडे प्रदेशों में सही सुमेलित है। भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया ये भी सही सुमेलित है। और उष्णकटिबंधी पतझड़ वन मंगोलिया ये आपका सही सुमेलित नहीं है। मंगोलिया में मुख्यतः बोरियल वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा मंगोलिया में बोरियल वन पाए जाते हैं, न कि उष्णकटिबंधी पतझड़ वन। दोस्तों अगर जो हम इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो मंगोलिया मुख्य रूप से बोरियल वनों का क्षेत्र है और ये उष्णकटिबंधी क्षेत्र में अवस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ उष्णकटिबंधी पतझड़ वन नहीं पाए जाते हैं। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है। वन्य जीवों का शिकार, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना, बड़े बांध बनाना और औद्योगिकरण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना। ये जैव विविधता के लिए खतरा नहीं बल्कि जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन्य जीवों का शिकार, बड़े बांधों का निर्माण और वन क्षेत्रों का जलमग्न होना तथा औद्योगिकरण से होने वाले वन विनाश और वायु प्रदूषण जैव विविधता के लिए खतरा है। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना जैव विविधता के लिए खतरा नहीं बल्कि उसके लिए संरक्षण का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता संपन्नता है। तो आप जानते हैं उष्णकटिबंध या उष्ण प्रदेश जो हैं ये जैव विविधता में संपन्न हैं। उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मुख्यतः उष्णकटिबंधी सदाबहार वर्षा वन बायोम और उष्णकटिबंधी महासागरों के प्रवाल भित्ति शामिल हैं और इन क्षेत्रों में संपूर्ण पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विभिन्न पादपों में कितने प्रतिशत जल का अंश पाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। विभिन्न पादपों में 60 से 98% जल का अंश पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों विभिन्न पादपों में जल का अंश अलग अलग मात्रा में पाया जाता है और ये लगभग 60 से 95% के बीच पाया जाता है। जैसे केला में 74%, अंगूर में 81% और मूली में 95% जल पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वन विनाश के प्रभाव हैं? देखिए, मृदा अपरदन, भूस्खलन, पर्यावरण असंतुलन और ये सभी। तो सही उत्तर है ये सभी। दोस्तों, वन विनाश के परिणाम स्वरूप सतही जल के तीव्र प्रवाह से मृदा अपरदन होता है। वन मृदा को बांधे रखते हैं। इसके विनाश पे भूस्खलन की प्रक्रिया में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप पर्यावरणीय असंतुलन की समस्या होती है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रजातियों का समान अवस्थिति में निवासित अंतरक्रियात्मक समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, जीवोम, जैवमंडल, समुदाय या फिर जनसंख्या। तो सही उत्तर है समुदाय। देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रजातियों का समान अवस्थिति में निवसित अंतरक्रियात्मक समूह समुदाय कहलाता है। और जीवोम किसे कहते हैं, आप देख लीजिए कि जब पारिस्थितिक रूप में समस्त पादपों तथा प्रजातियों का समुच्चय रूप में अध्ययन किया जाता है तो उसे जीवोम कहते हैं। और जैवमंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के सभी जीवों का समावेश होता है। अगला प्रश्न है, जीवोम में सम्मिलित है क्या? देखिए, पादप समुदाय, प्राणी समुदाय, मृदा और जलवायु या फिर प्राणी और वनस्पति। तो सही उत्तर है दोस्तों, जीवोम में प्राणी और वनस्पति दोनों ही शामिल हैं, क्योंकि वायोम या जीवोम धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र या जलवायु क्षेत्र को कहते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी जीवों की समानता हो। किसी वायोम में एक ही तरह का पारितंत्र होता है और इसके पौधे एक ही प्रकार की वनस्पतियों में पनपने के लिए एक जैसे तरीके अपनाते हैं। बायोम के अंतर्गत प्रायः स्थलीय भाग के समग्र वनस्पति और जंतु समुदायों को शामिल करते हैं, क्योंकि सागरी बायोम का निर्धारण कठिन होता है। यद्यपि बायोम में वनस्पति और जंतु दोनों को शामिल करते हैं, फिर भी हरे पौधों का ही प्रभुत्व होता है, क्योंकि इनका कुल जीव भार जंतुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक प्राकृतिक क्षेत्र की समानता है। देखिए, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु एवं व्यवसाय, मिट्टी और जल प्रवाह या फिर आर्थिक आधार एवं प्राकृतिक वनस्पति। तो सही उत्तर है एक प्राकृतिक क्षेत्र की समानता दोस्तों जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक ऐसा जैव क्षेत्र यानी बायोम जिसकी उत्पादन ऋतु सबसे छोटी होती है, वो कौन सा है? ऑप्शन देखिए, सवाना, टैगा, चपराल या टुंड्रा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा टुंड्रा। दोस्तों, टुंड्रा का अर्थ होता है बंजर भूमि और इस बायोम में वर्ष भर सूर्य तप और सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, जिस कारण वनस्पतियों का विकास यहाँ पर न्यूनतम होता है और वृक्षों का सर्वथा अभाव रहता है। कम से कम 8 महीनों तक धरातल पूर्णतया हिमाच्छादित रहता है, तापमान हिमांक के नीचे रहता है, तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं, वनस्पति का विकास समय 50 दिन से भी कम होता है और मृदा सदा हिमानीकृत अवस्था में होती है। इस तरह हिमानीकृत धरातल को अस्थायी तुषार कहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों टुंड्रा बायोम की उत्पादन ऋतु सबसे छोटी होती है। अगला प्रश्न है, कौन एक भारत की जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में शामिल नहीं है? देखिए, हिमालय प्रदेश, उत्तरी पूर्वी प्रदेश, सुंदरवन प्रदेश या पश्चिमी घाट प्रदेश। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, सुंदरवन प्रदेश। दोस्तों, सुंदरवन प्रदेश भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है। भारत में अगर जो देखा जाए तो 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। एक तो हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका हॉटस्पॉट। उत्तरी पूर्वी प्रदेश इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, पश्चिमी हिमालय हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से विश्व में पाए जाने वाले आधारभूत जीवों की संख्या कितनी है? 3, 6, 9 या 12। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। याद रखिएगा, 3 बायोम हैं आधारभूत जीवोम जो हैं भौगोलिक दृष्टि से। देखा जाए दोस्तों, स्थलीय और जलीय भागों में पादपों और प्राणियों की विकसित श्रृंखलाओं में अंतर होता है, फिर भी भूतल पर वनस्पति और प्राणियों के वितरण प्रतिरूपों में वर्तमान जलवायु प्रकारों में गहरा संबंध होता है। वनस्पति और प्राणियों के वितरण प्रतिरूपों और जलवायु प्रकारों के निर्धारण का प्रयास किया गया है। चूँकि बायोम में वनस्पति का सर्वाधिक प्रभुत्व होता है और वनस्पति और जलवायु में गहरा संबंध होता है, इसलिए जलवायु के आधार पर विश्व को जो है निम्न बायोमों में यानी 3 बायोमों में बांटा गया है और
प्रथम और द्वितीय, देखिए द्वितीय और तृतीय श्रेणी के बायोम प्रकारों का निर्धारण वनस्पति के आधार पर किया गया है। पहली श्रेणी में टुंड्रा बायोम, शीतोष्णकटिबंधीय बायोम और उष्णकटिबंधीय बायोम हैं, और दूसरी श्रेणी में आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, उत्तरी वन बायोम जिसको टैगा वन बायोम कहते हैं, पतझड़ वन बायोम, घास क्षेत्र बायोम, समसागरी बायोम, गर्म शीतोष्ण बायोम, वन बायोम, सवाना बायोम और मरुस्थलीय बायोम हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से विश्व में पाए जाने वाले आधारभूत जीवों की संख्या 3 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवमंडल शब्द का व्यापक स्तर पर प्रयोग करने का श्रेय किसको है? डार्विन, ट्रिवार्था, ओडम या फिर बर्नाडस्की को? तो सही उत्तर है वर्नाडस्की, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मिट्टी और शैल युक्त एक जीवनदायिनी परत होती है, जिसके अंतर्गत पौधों और जंतुओं का जीवन संभव होता है। जीवमंडल या बायोस्फीयर शब्द का विकास अंग्रेज भूवैज्ञानी एडवर्ड सुवेस के द्वारा और रूसी भौतिक विज्ञानी व्लादिमीर आइवोनिक बर्नाडस्की के द्वारा किया गया था। चूंकि विकल्प में केवल बर्नाडस्की का नाम है, इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर है, जबकि एडवर्ड सुवेस भी इसमें महत्वपूर्ण है जीवमंडल का प्रयोग करने वाले विचारकों में। अगला प्रश्न फिर से पूछा गया है कि जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया था? तो बर्नाडस्की रूसी विचारक हैं, जबकि जीवमंडल शब्द का विकास अंग्रेज भूविज्ञानी एडवर्ड सुवेस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है पादप विसरण को, पादप आक्रमण को, पादप अनुक्रमण को या पादप समुदाय को? तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पादप विसरण को। दोस्तों, जीवमंडल में वनस्पति के वितरण का अध्ययन 2 रूपों में किया जाता है। पादपों के किसी खास प्रजाति का विश्व स्तरीय वितरण, जिसके अंतर्गत पादपों के वितरण के प्रतिरूपों और उनकी विविधता का अध्ययन, जलवायु विभिन्नताओं, पादपों के विचरण, प्रवास तथा महाद्वीपों के विस्थापन और प्रवाह के संदर्भ में किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय पादप विचरण को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए जीवोम और वनस्पति समूहों का मिलान करना है। वन, तो देखिए कोणधारी वन हो जाएंगे। सवाना, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित है। मरुस्थलीय जीवोम दोस्तों, यहाँ से झाड़ियाँ और घासें संबंधित हैं। और टुंड्रा जीवोम में अल्पाइन वनस्पति समूह पाया जाता है। तो 4, 3 और 1, 2, देखिए 4, 3, 1, 2 कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जीवोम और वनस्पतियों का सुमेलन। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में पाया जाता है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील या फिर भारत? तो सही उत्तर है ब्राज़ील में। दोस्तों, ब्राज़ील में जो है विश्व बैंक के 2020 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक वन रूसी संघ में 8,153 वर्ग किलोमीटर में है। कनाडा में 3,469, संयुक्त राज्य अमेरिका में 3,097 और ब्राज़ील में, जो कि विकल्पों में दिया गया है, ब्राज़ील में 4,966 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चीड़ की नुकीली पत्ती वाला सदाबहार वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा 3,000 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर। दोस्तों, चीड़ की नुकीली पत्ती वाला सदाबहार वृक्ष 3,000 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका आदि महाद्वीपों में ऊंचे पर्वतों पर चीड़, देवदार, फर, हेमलाक और स्प्रूस आदि की मुलायम लकड़ी वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन वृक्षों की पत्तियां मोटी और सुई के आकार की होती हैं और ये शंकुधारी वन विश्व के वन क्षेत्रों के अंतर्गत सर्वाधिक विस्तार रखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार के पौधों का जीवन केवल एक मौसम ही होता है? फैनरोफाइटस, हेमिक्रिप्टोफाइटस, क्रिप्टोफाइटस या थेरोफाइटस? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, थेरोफाइटस। दोस्तों, थेरोफाइटस जीवन का एक मौसम तक सीमित रहता है और इसका जीवन इतिहास बीज से बीज के बीच होता है, यानी बीज के अंकुरण से पौधा विकसित होता है और पुनः बीज आ जाने पर समाप्त हो जाता है।
प्रतिकूल मौसम में ये पौधे बीज के अंदर भ्रूण के रूप में रहते हैं और अनुकूल मौसम आने पर पुनः विकसित हो जाते हैं। तो थेरोफाइट्स प्रकार के पौधों का जीवन केवल एक मौसम ही होता है। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधी कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आप जानते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधी कोणधारी वन टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों में ऊंचे पर्वतों पर पाए जाने वाले मुलायम लकड़ी वनों को शीतोष्ण कटिबंधी कोणधारी वन या टैगा वन बायोम कहा जाता है। टैगा वन में पाए जाने वाले ये कोणधारी या शंकुधारी वन विश्व के वन क्षेत्रों के अंतर्गत सर्वाधिक विस्तार रखते हैं। इन वनों में यानी कोणधारी वनों में चीड़, देवदार, फर, हेमलाक और स्प्रूस आदि के वृक्ष आते हैं। इन वनों के वृक्षों की पत्तियां मोटी और सुई के आकार की होती हैं जो कम वाष्पोत्सर्जन करती हैं और ये शीत ऋतु में ठंड से बचने में सहायक होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्प्रूस, फर और चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं किस प्रकार के वनों में? तो सही उत्तर है स्प्रूस, फर और चीड़ मुख्य रूप से टैगा वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्ष मध्य अक्षांश वनों में पैदा होते हैं? शंकुधारी, पतझड़ी, शंकुधारी और पतझड़ी दोनों, या यूकेलिप्टस और सदापाणी वृक्ष? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, शंकुधारी और पतझड़ी दोनों ही वन मध्य अक्षांश में या मध्य अक्षांश वनों में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, मेघ वन पर्वतीय ढाल पाए जाते हैं कहाँ पर? देखिए, फाइरानेस में, एंडीज में, अपलेशियन में या फिर अपानीनेस में? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, याद रखिएगा एंडीज में दोस्तों मेघ वन जो है पर्वतीय ढाल पाए जाते हैं। मेघ वन एंडीज पर्वतीय ढाल में पाए जाते हैं और एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर इक्वाडोर में मेघ वन मिलते हैं। मेघ वन वर्षा वन के समान अधिक मात्रा में वर्षण प्राप्त होते हैं और इस वन में अधिकांश वर्षा वैसे बादलों से प्राप्त होती है जो सीधे वृक्षों से छन कर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वनस्पति समूह वन जीवों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? आपको बताना है। उष्णकटिबंधी सवाना, भूमध्य रेखी, भूमध्य सागरी, मानसून, पतझड़, मिश्रित? तो सही उत्तर है उष्णकटिबंधी सवाना। दोस्तों, उष्णकटिबंधी सवाना जीवों में एक घास जीवोम है, न कि एक वन जीवोम, इसलिए उष्णकटिबंधी सवाना वन जीवों में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और पौधे सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? तो आप जानते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधी सदाबहार वनों में पाई जाती है, इसलिए सर्वाधिक मात्रा में जीव जंतु और पादपों की प्रजातियां यहीं पर पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधी वर्षा वनों में पादप और जीवों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। इसका कारण ये है कि इन वनों में पौधों और जीवों के लिए प्रचुर मात्रा में पोषक पदार्थ और अनुकूल दशाएं होती हैं। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो उष्णकटिबंधी क्षेत्र विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक प्रजातियां कहाँ विद्यमान हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उष्णार्ध वर्षा वनों में। देखिए, उष्ण आर्द्र वर्षा वनों या विषुवत रेखीय वर्षा वनों में पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक प्रजाति विविधता मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर उष्णकटिबंधी वर्षा वन वायोम। देखिए दोस्तों, उष्णकटिबंधी वर्षा वन वायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक स्पीसीज या जैव विविधता पाई जाती है? तो ये है उष्णकटिबंधी वर्षा वन, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, जहाँ पर सर्वाधिक स्पीसीज विविधता पाई जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च पारिस्थितिक उत्पादन का प्रदेश है? तो आप जानते हैं उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधी वन प्रदेश, इसमें देखिए मरुस्थल, घास के मैदान और आर्कटिक के हिमखंडित क्षेत्रों को निकाल दिया जाए तो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधी वन प्रदेश ये उच्च पारिस्थितिक उत्पादन के प्रदेश हैं। आप देख सकते हैं कि उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधी वन प्रदेश उष्ण पारिस्थितिकी उत्पादन के प्रदेश हैं और उष्ण कटिबंधी वन प्रदेश में विषुवतीय वर्षा वन और मानसूनी वन शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का तप्त स्थल नहीं है?
देखिए सुंडालैंड, मध्य चिली, साइबेरिया और कैरिबियन द्वीप समूह। तो इसमें आप देख सकते हैं साइबेरिया। देखिए दोस्तों, साइबेरिया जैव विविधता का तप्त स्थल नहीं है। सुंडालैंड एशिया प्रशांत क्षेत्र में, मध्य चिली दक्षिण अमेरिका में और कैरिबियन द्वीप समूह उत्तरी और मध्य अमेरिका क्षेत्र में स्थित जैव विविधता के हॉट स्पॉट कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व का बृहद जैव विविधता क्षेत्र नहीं है? मैक्सिको, टर्की, मेडागास्कर या ब्राज़ील? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका टर्की। दोस्तों, टर्की विश्व का बृहद जैव विविधता क्षेत्र नहीं है। सम्यक 17 देश विश्व के जैव विविधता वाले क्षेत्रों में हैं। वेनेजुएला, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, पेरू, पपुआ न्यू गिनी, मैक्सिको, मलेशिया, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, भारत, इक्वेडोर, कांगो गणराज्य, कोलंबिया, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसमें देखिए टर्की शामिल नहीं है, तो टर्की जो है विश्व के बृहद जैव विविधता क्षेत्र में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, पादपीय उद्यान पादपों के लिए तथा प्राणी विज्ञान उद्यान जानवरों के लिए किस प्रकार के जैव विविधता संरक्षण के उदाहरण हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये पादपीय उद्यान पादप और प्राणी विज्ञान उद्यान जानवरों के लिए बहिर्स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। आप देख सकते हैं पादप उद्यान पादपों के लिए तथा प्राणी विज्ञान उद्यान जानवरों के लिए बहिर्स्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। बहिर्स्थानीय यानी प्राकृतिक आवासों से बाहर संरक्षण की विधि के अंतर्गत पौधों और जंतुओं को उनके मौलिक और प्राकृतिक आवासों से बाहर अन्य स्थानों पर रक्षा और उनका संरक्षण किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में बोटेनिकल गार्डन, चिड़ियाघर, वृक्षोद्यान, जननिक संसाधन केंद्र, कल्चर कलेक्शन, हैचरी आदि को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शीतोष्ण कोटधारी वनों में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है आपके स्प्रूस, ओक, फर और लार्च। तो सही उत्तर है ओक। ओक महासागरीय बायोम में पाया जाने वाला वृक्ष है, शीतोष्ण कोटधारी वनों में नहीं। शीतोष्ण कोटधारी वनों में स्प्रूस, पाइन, फर और लार्च वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वनों में किस एक में बबूल और बाओबाब पेड़ पाए जाते हैं? तो बबूल और बाओबाब दोस्तों ये सवाना बायोम में पाए जाते हैं। सवाना बायोम का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और सवाना बायोम में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जंतुओं में सूखा सहन करने की क्षमता पाई जाती है। बबूल और बाओबाब इसी बायोम में पाए जाने वाले पेड़ हैं। अगला प्रश्न है, अल्फा अल्फा क्या है? तो उत्तर है अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए पहला कथन है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं, सही है। मरुस्थलों में पौधों की जातियां अधिक संख्या में, सही नहीं है। स्टेपी प्रदेशों में लंबे तनों वाले वृक्ष होना उनकी विशेषता होती है, ये भी सही नहीं है। और स्कैंडिनेविया में जैतून अधिक पैदा की जाती है, ये भी आपका सही नहीं है। तो केवल कथन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय प्रदेशों में घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं क्योंकि ये भारी वर्षा और उच्च तापमान वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पोषक पदार्थों की व्यापक उपलब्धता के कारण विश्व की सर्वाधिक विविधतापूर्ण वन संपदा पाई जाती है। और अगर विषुवत रेखीय प्रदेशों में देखा जाए तो कठोर लकड़ी वाले महोगनी, आवनूस, रोजवुड और डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पृथ्वी का लगभग 12% भाग विषुवतीय प्रदेशों से या इन्हीं जो विषुवत रेखीय प्रदेशों में भूमध्य रेखीय प्रदेशों से इन्हीं भाग के वनस्पतियों से ढका है। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका का गिनी तट, जावा, सुमात्रा आदि इन वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, ब्राजील के भूमध्य रेखीय वनों को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सेल्वा। सेल्वा या सेल्वास कहा जाता है दोस्तों ब्राजील के भूमध्य रेखीय वनों को, याद रखिएगा। और ब्राजील के कहवा बागानों को यहाँ पर फैजेंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन में एक वृक्ष अपने पत्तों को इस कारण छोड़ देता है, किस कारण? आर्द्रता की कमी, तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, ए और बी दोनों, न तो ए न बी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्द्रता की कमी। दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बायोम में आर्द्र और शुष्क दो स्पष्ट ऋतुएं होती हैं। भारत और उसके समीपी मानसूनी क्षेत्रों में वर्ष में 3 ऋतुएं होती हैं, शुष्क ग्रीष्मकाल, आर्द्र ग्रीष्मकाल और शुष्क शीतकाल।
शुष्क ग्रीष्मकाल का औसत 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन मई जून में यह 38 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। वर्षा काल में अतिरिक्त जल रहता है तथा शुष्क शरद और ग्रीष्मकाल में जल की न्यूनता हो जाती है, क्योंकि शुष्क महीनों में 25 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। शुष्क ग्रीष्मकाल में वाष्पीकरण अत्यधिक होता है, जिस कारण मिट्टियों का आवरण जलविहीन हो जाता है और जल की न्यूनता सर्वाधिक हो जाती है। वर्षा के इसी मौसमी प्रवृत्ति के कारण ही यहाँ की अधिकांश वनस्पतियाँ पर्णपाती और पतझड़ी होती हैं और शरद काल के अंत में पत्तियाँ गिर जाती हैं, इसलिए विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रमुख कारक जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है वो क्या है? मानवीय क्रियाएं, पादप तंत्र, पर्यावरणीय दशाएं या भोजन की उपलब्धता। तो सही उत्तर है पर्यावरणीय दशाएं प्रकृति में संतुलन बनाए रखती हैं और इसी से प्राकृतिक संतुलन की स्थिति बनी रहती है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल के पशु जैसे ऊंट तथा शेर का रंग कैसा होता है? तो आप जानते हैं कि मरुस्थल के पशु जैसे ऊंट और शेर का रंग बालू जैसा होता है, क्योंकि अधिकांश रेगिस्तानी पशुओं का रंग हल्के बालुई रंग का और हल्का पीला होता है, जिससे ये रंग उनके शरीर को धूप में अत्यधिक गर्मी को अवशोषित करने से रोकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुद्री स्तनधारियों में से कौन सा जीव शाकाहारी है? इसमें देखिए, समुद्री गाय, सील मछली, समुद्री शेर और दरियाई घोड़ा। तो इसमें समुद्री गाय जो है दोस्तों, ये शाकाहारी जीव है। समुद्री गाय को डुगोंग कहा जाता है। ये एक स्तनधारी समुद्री जीव है जो पूरी तरह शाकाहारी होता है और समुद्र में केवल पत्ते और समुद्री घास जैसी का शाकाहारी चीज़ें खाता है। ये विश्व के कई भागों में समुद्र तटीय क्षेत्रों के जल में पाया जाता है और ये डूगोगिडाए नामक कुल की इकलौती जीवित जाति है। इस कुल की स्टेलर नामक समुद्री गाय भी थी, जो 18वीं शताब्दी में शिकार के कारण विलुप्त हो गई। अगला प्रश्न है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण पट्टी वनस्पति प्रारूप के अध्ययन के लिए उपयुक्त है? तो सही उत्तर है इंफ्रारेड। दोस्तों, इंफ्रारेड किरणें वनस्पति प्रारूप के अध्ययन के लिए उपयुक्त होती हैं। परावर्तित और रक्त किरणों को उपग्रह ग्रहण कर लेते हैं और वैज्ञानिक इसका अध्ययन वनस्पतियों के अध्ययन के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति के अनुक्रमिक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो आप देख सकते हैं, वनस्पति के अनुक्रमिक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम पहला हो जाएगा विवस्त्रीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। तो ये सही क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं दोस्तों, क्लीमेंट्स ने 1916 में वनस्पति के अनुक्रमिक विकास में 5 प्रावस्थाओं का उल्लेख किया। इसमें विवस्त्रीकरण यानी नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण शामिल है। आप इस क्रम को याद कर लीजिएगा। आज के वीडियो का यानी आज के सेट का आखिरी प्रश्न है कि किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, भूमध्य सागरीय वन, मानसूनी वन या कोड़धारी वन। तो सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विश्व का या पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सबसे अधिक क्षेत्र में विस्तृत हैं और ये पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, इसलिए इनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने वन, जीवोम, बायोम और पर्यावरण जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। ये प्रश्न विश्व के भूगोल खंड के टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि के साथ साथ सामान्य अध्ययन, जो विभिन्न परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन खंड है, उसके पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।